ड्रामा के स्टार्टिंग में हम लोग जू और वैन को देखते हैं। वैन उस वक्त ड्रंक होता है और वो जू को एक रूम में लेकर आता है। वो उसको बेड पर फेंकता है एंड देन वो लोग वन नाइट साथ स्पेंड करते हैं। फिर हम लोग नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन देखते हैं जब जू तैयार हो रही होती है और जब वैन की आंख खुलती है तो जू उसको कहती है कि अब तुम एक नाइट मेरे साथ स्पेंड कर चुके हो। तो वैन उससे कहता है कि कल रात मुझे ड्रिंक के अंदर मेडिसिन तुमने मिलाकर दी थी ना। तो जू कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा चालाक हो, या मैं ये कहूँ कि तुम बहुत इंटेलिजेंट हो, तुम्हें इतनी जल्दी पता चल गया। तो वैन कहता है कि मुझसे दूर रहो और दोबारा मेरे सामने आने की कोशिश भी मत करना। तो जू उसको वही वाली वीडियो दिखा देती है जब वो खुद जू के रूम के अंदर आया था। वैन ये वीडियो देखकर हैरान होता है और फिर कहता है कि तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। तो जू कहती है कि ज्यादा कुछ नहीं, बस मैं ये चाहती हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हारी ये वीडियो लीक भी हो सकती है। फिर वो अपना कार्ड उसके कोट में डालती है और कहती है कि अभी मैं जा रही हूँ, लेकिन इस बारे में सोचना जरूर। जू ने ये सब कुछ सिर्फ अपनी सिस्टर चाओ की वजह से किया होता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग पार्टी का सीन देखते हैं जहाँ पर जू अपनी फ्रेंड के साथ होती है। फ्रेंड और जू दोनों वैन को देख रहे होते हैं। तब चाओ भी वैन के साथ ही आकर खड़ी हो जाती है। तो जू वेटर को कहती है कि जाओ वैन के कपड़ों पर ड्रिंक गिरा दो। तो वेटर जाकर ऐसा ही करता है। फिर वैन वहाँ से चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग वैन को देखते हैं जो कि रूम में होता है। तभी पीछे से जू आती है और वो वैन को हग कर लेती है। वैन कहता है कि तुम रूम के अंदर कैसे आई। फिर जू उसका फेस अपनी तरफ करती है और कहती है कि मैंने जो तुम्हें लास्ट नाइट एक ऑफर दी थी, तुमने उसके बारे में क्या सोचा है। तो वैन कहता है कि तुम ये सब कुछ क्यों चाहती हो, तुम जानती हो ना कि तुम्हारी सिस्टर तो वैन फैमिली में वैसे ही आने वाली है, तो तुम इस तरह क्यों चाहती हो फिर। तो जू कहती है कि मैं तो सिर्फ तुम्हें पसंद करती हूँ, ये सब कुछ तो मैं इसलिए कर रही हूँ ना। तभी हम देखते हैं कि बाहर से चाओ आ जाती है और वो डोर नॉक करने लगती है। तभी जू भी तेज आवाज में बोलने लगती है ताकि बाहर चाओ भी उन दोनों की बातें सुन ले। तो चाओ कहती है कि वैन तुम्हारे साथ कोई लड़की भी है क्या, लेकिन वैन कोई भी जवाब नहीं देता है और वो सिर्फ जू को देखता है कि वो कितनी फास्ट है। फिर चाओ कहती है कि मैं डैड को सब कुछ बताऊंगी, ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तो वैन जू को कहता है कि तुम इस तरह क्यों कर रही हो। तो जू कहती है कि इस सब के पीछे मेरा एक प्लान है, मैं चाहती हूँ हम दोनों ही एक दूसरे को यूज कर सकें, तो क्या तुम ऐसा चाहते हो। फिर वैन जाओ को गोद में उठा लेता है और रूम से बाहर ले आता है। कहता है कि ठीक है, अब हम लोग लाइव परफॉर्मेंस करते हैं ताकि सबको ये बात पता भी चल जाए। तो जू कहती है कि मुझे नीचे उतारो, मुझे खुद जाना है। तो वैन उसको नीचे उतार देता है और फिर उसको कहता है कि दोबारा तुम मेरे करीब आने की कोशिश भी मत करना। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। और दूसरी तरफ हम लोग चाओ को देखते हैं जो कि अपने डैड को सब कुछ बता रही होती है। तो डैड को पहले तो गुस्सा आता है, लेकिन वो कहते हैं कि अभी हम लोग वैन फैमिली के साथ अपने रिलेशन खराब नहीं कर सकते हैं, अभी हमें उस फैमिली की बहुत जरूरत है। वो जब आए तो तुम ऐसे प्रिटेंड करना जैसे तुमने कुछ सुना था ना देखा था। अगर उस रूम में सच में वैन था तो हमें इसी तरह ही प्रिटेंड करना पड़ेगा ताकि तुम्हारी शादी उस घर में हो सके। तो चाओ भी ओके कर देती है। फिर तभी वहाँ पर वैन भी आ जाता है। तो डैड वैन को कहते हैं कि मैंने तुम्हारे साथ एक मीटिंग करनी है, तुम मेरे साथ चल सकते हो। तो वैन कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वहाँ पर जू आ जाती है और वो वैन के क्लोज होकर उसको किस कर देती है। इस चीज को देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं। फिर तभी चाओ गार्ड्स को बुला लेती है। जब गार्ड्स आकर जू को वहाँ से लेकर जाने लगते हैं तो वैन कहता है कि तुम सब लोग यहाँ से चले जाओ। तो चाओ, उसके मॉम डैड सब वहाँ से चले जाते हैं और वैन जू को कहता है कि तुम भी आकर मेरी बात सुनो। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वैन और जू दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। तो वैन जू को कहता है कि तुम तो अपनी फैमिली से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो, तुम्हारी सिस्टर तो फिर भी इतनी इंटरेस्टिंग नहीं है। मेरे ग्रैंडफादर ने मुझसे कहा था कि वो मेरी शादी जू फैमिली में करवाना चाहते हैं, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि ये वो खुद डिसाइड करें कि वो किससे शादी करवाना चाहते हैं, ये मेरी मर्जी है। तो अब मैं भी ये चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी करो। तो जू कहती है कि बिल्कुल, क्यों नहीं, वैसे मैं तुम्हें बता दूं कि मैं हर तरीके से और हर लिहाज से बहुत ही ज्यादा अच्छी हूँ। तो वैन कहता है कि ठीक है, कल फिर तुम मुझे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में मिलना। और फिर वो दोनों किस करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं वैन और जू दोनों रजिस्ट्रेशन ऑफिस से बाहर आ रहे होते हैं। तो वैन जू को कहता है कि तुम्हें जब भी मेरी जरूरत हो अब तुम मुझे बुला सकती हो। तो जू कहती है कि बिल्कुल, अब तो तुम्हें बुलाना ही पड़ेगा, मैं वैसे भी वैन फैमिली में तुम्हारी सिचुएशन को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ।
तो वैन कहता है कि लगता इस तरह है कि तुम मुझे बहुत अच्छे से जानती हो, तो बताओ कि वैन फैमिली में मेरी क्या हैसियत है। जू कहती है कि वैन फैमिली तुम्हें इतना अच्छे से ट्रीट नहीं करती है और ग्रैंडफादर भी तुम्हें सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए यूज कर रहे हैं। वो सिर्फ ये चाहते हैं कि तुम जू फैमिली में शादी करो ताकि तुम लोगों का बिजनेस अच्छा चले। तो वैन कहता है कि जब तुम सब कुछ इतने अच्छे से जानती हो तो फिर मुझसे क्यों शादी कर रही हो तुम। जू कहती है क्योंकि मेरा तुम पर क्रश है इस वजह से, लेकिन तुम मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। फिर वो वैन को चेक पर किस करके वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग चाओ और उसकी मॉम को देखते हैं। चाओ अपनी मॉम को कहती है कि वैन मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है। तो मॉम कहती है कि कोई बात नहीं, उसको कुछ दिन रहने दो जू के साथ। जू वैसे भी ज्यादा देर किसी के साथ टिक नहीं पाती है, तो इस वजह से जब वो उसको छोड़ देगी तो देखना वो तुम्हारे पास ही आएगा। बस अब तुम गेम देखती जाओ सिर्फ। तो चाओ स्माइल करती है और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जू को देखते हैं जो कि कार में बैठी हुई होती है। तभी उसके पास उसके डैड की कॉल आती है और वो उसको कहते हैं कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, जल्दी घर पहुँचो। तो जू कहती है कि घर क्यों आना है। डैड कहते हैं तुम्हारी मॉम की कुछ चीजें हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हें दे दूँ। तो जू कहती है कि मैं तब तक घर नहीं आती जब तक आप ये जान नहीं लेते कि चीजें उनके असली ओरिजिनल ऑनर के पास कैसे पहुँचाई जाती हैं। तो डैड कहते हैं कि तुम ज्यादा बकवास मत करो, जितना मैंने कहा है सिर्फ उतना करो, फौरन घर आओ। ये कहकर वो कॉल कट कर देते हैं। फिर जू स्माइल करती है और वो वैन को कॉल करने लगती है। वैन को वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि जब मैं जू हाउस जाऊँ तो तुम भी मेरे साथ हो। अगर मैं अकेली गई तो वो लोग मुझे बुली भी कर सकते हैं, इसलिए क्या तुम आ जाओगे। ये कहकर वो कॉल कट कर देती है। फिर अगले सीन में हम लोग जू को देखते हैं जो कि अपनी फैमिली के पास जाती है। तो वहाँ पर मिस्टर चैन भी बैठा हुआ होता है जो कि बिल्कुल उसके डैड की उम्र का होता है। तभी चाओ कहती है कि जू ये देखो, ये तुम्हारा फियांसे भी आ गया है, तो चलो अब तुम इसके साथ जाकर एंजॉय करो। फिर वो उसको एक ऑरेंज जूस भी देती है कि तुम ये पी लो। उस ऑरेंज जूस के अंदर मेडिसिन होती है। तो जू वो ग्लास पकड़ती है और वो अचानक से चाओ को वो सारा ग्लास पिला देती है और फिर उसको मिस्टर चैन के ऊपर फेंक देती है और कहती है कि तुम लोग मेरे साथ वही ट्रिक करने वाले हो फिर से जो तुम लोगों ने 8 साल पहले मेरे साथ की थी। तुम लोगों को क्या लगा अब 8 साल पहले वाली जाओ अभी तक होगी। फिर मिस्टर चैन स्माइल करता है और वो डैड को कहता है कि मैं आपकी दोनों बेटियों को अपने पास भी रख सकता हूँ। तो डैड और मॉम अपनी चाओ को उनके पास से लेते हैं और डैड गार्ड्स को बुला लेते हैं और वो गार्ड्स जू को पकड़ लेते हैं। फिर मिस्टर चैन उसके पास आता है और उसको हाथ लगाता है, लेकिन तभी वहाँ पर वैन भी आ जाता है और वैन मिस्टर चैन को इतना मारता है कि उसके सर से खून निकलने लग जाता है। फिर डैड और मॉम कहते हैं कि वैन हमारी ऐसी कोई भी इंटेंशन नहीं थी और चाओ कहती है कि ये तो वैसे भी मेरी बहन जू का फियांसे है ना, तो ये तो इससे मिलने के लिए आ सकता है। तो जू अपना मैरिज सर्टिफिकेट सबको दिखाती है और कहती है कि आप लोग ये देख सकते हैं अब मेरा और वैन का एक रिलेशन है। ये देखकर सब लोग हैरान हो जाते हैं और मॉम कहती है कि तुम ये अब अपनी वैन फैमिली को कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो वैन कहता है कि वैन फैमिली ने मुझे ये नहीं कहा था कि मुझे जरूर चाओ से शादी करनी है, उन्होंने सिर्फ मुझे ये कहा था कि मुझे जू फैमिली में से कोई भी लड़की लेनी होगी और मैंने शादी कर ली है और मुझे किसी को कुछ एक्सप्लेन करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। फिर जू अपने डैड को कहती है कि मुझे अपनी मॉम का सारा सामान चाहिए। तो डैड कहते हैं कि वो मेरे पास क्या कर रहा होगा। तो जू एक वास उठाकर अपने डैड के सर में दे मारती है और कहती है कि मैं आपको सिर्फ 3 दिन दे रही हूँ, 3 दिन के अंदर आप मेरी माँ का सामान मेरे हैंड ओवर कर दें। फिर वैन जू को अपनी गोद में उठाता है और वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग चाओ और उसके डैड को देखते हैं। वो दोनों वैन के ऑफिस के बाहर खड़े हुए होते हैं और वो दोनों बात कर रहे होते हैं। चाओ कहती है कि डैड आपने मुझे कल सिस्टर से क्यों नहीं बचाया था, उसने मुझे कितना बुली किया, आप देख रहे थे ना। तो डैड कहते हैं कि तुम उसकी बातें छोड़ो ना, आज हम लोग एक नया प्रोजेक्ट डिस्कस करने आए हैं और अगर हमारा ये काम हो गया तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा। तभी वहाँ से जू अंदर जाने लगती है तो चाओ उसको रोक देती है और कहती है कि तुम अंदर क्या करने के लिए जा रही हो। तो जू कहती है कि तुम्हें क्या, मैं जो भी करूँ। तो चाओ उसको मारने लगती है, लेकिन उससे पहले ही जू उसको थप्पड़ मार देती है और हम देखते हैं कि दूर में कार में वैन और उसका असिस्टेंट दोनों ये चीजें देख रहे होते हैं। असिस्टेंट कहता है कि जब से इस लड़की ने आपसे शादी की है ये तो और भी ज्यादा तेज हो गई है, क्या आप मुझे जाकर उसकी हेल्प करनी चाहिए। तो वैन कहता है कि वो सब कुछ खुद हैंडल कर लेगी, तुम बस देखते जाओ। फिर इधर हम लोग देखते हैं कि जब उसने चाओ को थप्पड़ मारा था तो डैड कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को कैसे मारा, और डैड उसको मारने लगते हैं, लेकिन वो डैड का हाथ भी रोक देती है और उनको धक्का दे देती है, जिसकी वजह से उनका सर डोर के साथ लग जाता है और फिर वो अंदर चली जाती है। डैड चाओ को कहते हैं कि इससे हम लोग बाद में निपटेंगे, अभी चलो हमारी मीटिंग का टाइम हो रहा है। फिर जब वो दोनों अंदर आते हैं
तो चेयर पर एक लड़की बैठी हुई होती है। तो डैड कहते हैं कि हम लोग आपसे मीटिंग को डिस्कस करने के लिए आए हुए हैं। तभी वो लड़की पीछे मुड़ती है और वो कोई और नहीं बल्कि जू ही होती है। उसको देखकर चाओ और डैड दोनों हैरान हो जाते हैं। तो जू कहती है कि इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है, मैं सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर हूँ हैंग टोंग ग्रुप की। तो चाओ और डैड दोनों जू को बुरा भला बोलने लग जाते हैं कि तुम्हें तो किसी भी चीज़ का एक्सपीरियंस भी नहीं है, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ से वैन और उसके गार्ड्स आ जाते हैं। जू वैन को देखकर ये सोचती है कि हाँ, आज तो इसने भी आना था ना मीटिंग के अंदर। तो चाओ कहती है कि जू को तो डिजाइन्स के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो वैन कहता है कि उसके बारे में तुम कोई भी बात मत करो। चाओ कहती है कि ब्रदर, मैं आपको कह रही हूँ ना, इसको तो स्कूल से भी निकाल दिया गया था, तो तब इसने कहाँ से पढ़ाई की है। इसको डिजाइन्स के बारे में कुछ भी पता नहीं है और ये हमारा प्रोजेक्ट फेल करवा देगी। तो वैन कहता है कि तुम सब कुछ जो है ना सिर्फ जू पर ही छोड़ दो, बाकी ये सब कुछ संभाल लेगी। तो जू कहती है कि वैन, तुम तो मुझे बहुत अच्छे से जान चुके हो। फिर जू खड़ी होती है और चाओ को एक थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम अपनी बकवास बंद रखो, मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ कि ये काम कैसे करना है और अब तुम इस ऑफिस में नहीं आओगी। तो चाओ कहती है कि ये ऑफिस तो मेरा है। वो कहती है कि अब से ये ऑफिस सिर्फ और सिर्फ मेरा है। फिर वो मेड को कहती है कि चाओ का सारा सामान इस ऑफिस से निकाल देना और बोर्ड पर मेरा नाम लिख देना। फिर जू वैन को अपने साथ लेकर वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग वैन और जू को देखते हैं। वैन जू को कहता है, तुम ट्रिप पर कितने दिन के लिए जा रही हो। तो जू कहती है कि मैं शायद 7 दिन के लिए जाऊं। वैन कहता है कि मैंने तुम्हें एक और बात भी बतानी है, तुम्हारी मॉम की जितने भी चीजें हैं वो मुझे पता है कि किधर हैं। वो तुम्हारे डैड बेच चुके हैं, लेकिन कहाँ बेची हैं वो चीज मैं जानता हूँ और मैं इसमें तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो जू कहती है कि इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए होगा फिर, क्योंकि ऐसे ही तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे ना। तो वैन कहता है कि तुम मुझसे शादी कर चुकी हो, इससे ज्यादा तुम मुझे क्या कॉम्पेंसेशन दोगी। तो जू सोचने लगती है कि अचानक से इतना काइंड कैसे हो सकता है। फिर वो उसको कहती है कि अब मुझे जाना होगा, मैं लेट हो रही हूँ, तुमसे बाद में मिलूंगी। ये कहकर जू वहाँ से चली जाती है। फिर तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और असिस्टेंट वैन को कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि जू की मॉम का सारा सामान किधर है। वो उसके डैड तो बेच चुके हैं, लेकिन वो अब एक ऑक्शन में शो किया जाएगा। तो वैन कहता है कि ठीक है, यानी इतना सब कुछ हो चुका है, चलो ठीक है, कोई बात नहीं, तुम कल की फ्लाइट रखो, हम लोग जाएंगे जरूर, टिकट जरूर बुक करवा देना। तो असिस्टेंट कहता है ओके। और फिर दूसरी तरफ हम लोग जू को देखते हैं जो कि एक्सरसाइज कर रही होती है। तभी उसको वहाँ पर उसका दोस्त ली मिल जाता है। वो ली के पास आती है और उसको कहती है कि बहुत टाइम से मैंने तुम्हें देखा नहीं था और आज यहाँ अचानक तुम्हें देख रही हूँ, क्या कोइंसिडेंस है ना। तो ली कहता है कि बिल्कुल, मैंने भी तुम्हें काफी टाइम से नहीं देखा है। और वो दोनों हंसकर बातें कर रहे होते हैं और हम देखते हैं कि वहीं से ही वैन और उसके असिस्टेंट जा रहे होते हैं। तभी वैन लू को वहाँ पर एक लड़के से हंसते हुए बातें करके देख लेता है और उसको ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो वो फौरन से जू के पास जाता है और जू कुछ एक्सप्लेन करने लगती है, लेकिन उससे पहले ही वो जू का हाथ पकड़कर उसको साइड पर लेकर आ जाता है। जू कहती है कि ये सब कुछ क्या था, तुम्हें नजर नहीं आ रहा था कि मैं उससे बात कर रही थी। वैन कहता है कि तुम उससे बात क्यों कर रही थी। तो जू कहती है, मैं यहाँ पर उससे प्रोजेक्ट के बारे में बात करने आई थी और तुम जानते हो कि वो प्रोजेक्ट तुम्हारे और मेरे दोनों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैं उससे फेवर लेने के लिए आई थी, तो मुझे उससे बात तो करने दो। फिर जू देखती है कि वहाँ पर ली नहीं होता, सिर्फ असिस्टेंट खड़ा होता है। तो जू कहती है, देखा, तुमने उसको भेज दिया ना, मैं अभी उससे बात कर रही थी। फिर वैन कहता है कि चलो मेरे साथ रूम में। तो जू कहती है ओके ठीक है चलो। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जू और वैन को रूम में देखते हैं। वैन जू को उसकी मॉम का नेकलेस देता है और जू ये देखकर हैरान होती है। वो कहती है कि तुम्हें ये कहाँ से मिला, ये तो वाकई में मेरी मॉम का है। तो वैन कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि ये मैं तुम्हारे पास ले आऊंगा। तो जू वैन को थैंक्स करती है और फिर वैन उसको एक एग्रीमेंट देता है, कहता है कि तुम इस पर साइन कर दो। जू वो सारा एग्रीमेंट पढ़ती है और कहती है कि इस पर साइन करने की क्या जरूरत है, मैं तुम्हें कह रही हूँ ना, हमारे दरमियान कभी भी कोई भी नहीं आएगा। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जू को देखते हैं जो कि कार में बैठी हुई होती है और अपनी फ्रेंड से बात कर रही होती है। उसकी फ्रेंड उसको कहती है कि तुमने बहुत ही अच्छा काम किया है, तुम जब से वापस आई हो तुम बहुत कुछ अचीव कर चुकी हो और तुमने बहुत कम टाइम में अपनी कंपनी में भी अपनी जगह बना ली है और वैन से भी तुम शादी कर चुकी हो। लेकिन तुम भी ये बात जानती हो ना कि तुम्हारे डैड और तुम्हारी सिस्टर कभी भी खामोश नहीं बैठेंगे, वो तुम्हें हर्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे, तो तुम्हें वैन के साथ ही रहना होगा। तो जू कहती है कि वैन और मेरी शादी सिर्फ एक एग्रीमेंट है, वो मुझे यूज करना चाहता है, उसने मुझे एक शील्ड बनाया हुआ है और मैं उसको यूज कर रही हूँ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। जब सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मैं उससे डाइवोर्स ले लूंगी।
तभी वैन अंदर आकर बैठ जाता है तो जू कॉल कट कर देती है। तो वैन कहता है कि कौन किससे डाइवोर्स ले रहा है। तो जू कहती है कि कोई बात नहीं, वो मैं अपनी फ्रेंड की बात कर रही थी। फिर वैन उसको दोबारा वो एग्रीमेंट देता है और कहता है कि अब तुम इस पर साइन कर सकती हो। तो जू कहती है ठीक है, लेकिन अभी नहीं, कुछ टाइम बाद। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि जू और वैन दोनों वापस आ चुके होते हैं। वैन ने जू के लिए एक नया घर लिया होता है। जू कहती है कि ये सब कुछ क्या है। तो वैन कहता है अब हमारी शादी हो चुकी है और ये बस तुम अपने लिए एक छोटा सा गिफ्ट समझ सकती हो। फिर वैन अंदर चला जाता है और जू कहती है कि पता नहीं ये मुझसे क्या चाहता होगा। फिर वो भी अंदर चली जाती है। अंदर जाकर वैन जू से कहता है तुम्हें ये सब कुछ कैसा लग रहा है। तो जू कहती है कि ये सब कुछ बहुत अच्छा है। फिर हम लोगों को नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जू ऑफिस में बैठी हुई होती है और वहाँ पर चाओ और डैड भी आए हुए होते हैं। चाओ कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम वैन के साथ आउट ऑफ सिटी गई थी और तुम कल ही पहुंची हो उसके साथ। तो जू कहती है कि तुमने मेरे बारे में बहुत पता रखा हुआ है, कोई स्पाई तो नहीं छोड़ा हुआ तुमने, और उसको कितने पैसे देती हो। तो चाओ जू को बुरा भला बोलने लग जाती है। जू को गुस्सा आता है और वो शोपीस उठाकर जाओ को मार देती है। फिर डैड कहते हैं कि तुमने मेरी बेटी को कैसे मारा। तो जू कहती है कि इससे पहले कि मैं तुम्हें भी कुछ कर दूं, दफा हो जाओ यहाँ से दोनों, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। फिर चाओ और डैड दोनों बाहर निकल जाते हैं। बाहर खड़े होकर वो दोनों बातें कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने जू को किस तरह कंट्रोल करना है। तभी वहाँ पर जू की फ्रेंड फैन फैन भी पहुँच जाती है जो कि लू फैमिली की एल्डेस्ट डॉटर होती है। तो डैड फैन फैन को वेलकम करते हैं और उसको कहते हैं कि तुम्हारी दोस्त अंदर ही है, तुम उससे जाकर मिल सकती हो। तो फिर फैन फैन वहाँ से अंदर चली जाती है। अंदर आकर फैन फैन अपनी दोस्त को बताती है बाहर मैंने चाओ और तुम्हारे डैड को भी देखा है जो दोनों पता नहीं क्या बातें कर रहे थे। तो जू कहती है कि वो लोग सिर्फ यही कर सकते हैं, इससे ज्यादा उनको कुछ भी करना नहीं आता है। लेकिन मुझे ये बताओ कि तुम्हारे हस्बैंड ने क्या फिर से तुम्हें बुली किया है। तो फैन फैन अपने बालों को ठीक करती है और कहती है कि छोड़ो ना, कोई और बात करते हैं। देखो तुमने वैन वैन से शादी भी कर ली है और तुम आहिस्ता आहिस्ता अपनी कंपनी भी वापस ले लोगी, तुम्हारी रेपुटेशन भी बिल्कुल ठीक हो जाएगी, तुम्हारे लिए ये कितना अच्छा है ना। तो जू उसको कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी लाइफ में भी फ्रीडम जरूर आएगा और तुम भी एक हैप्पी लाइफ जरूर जियोगी। तो फैन वैन कहती है कि बिल्कुल, और तुम्हारा बहुत शुक्रिया मुझे करेज करने के लिए। अब तुम दिल लगाकर मेहनत करना और सब कुछ अच्छा कर देना। तो जू स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जू को देखते हैं जो कि एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ पर वैन और उसके बहुत सारे दोस्त भी बैठे हुए होते हैं। तभी एक दोस्त कहता है कि ये तो बहुत प्यारी लड़की है, ये कहाँ जा रही है। तो वैन उसको हाथ मार के कहता है कि तुम चुप रहो, और उसके बाद जू वैन के साथ आकर बैठ जाती है। तो वैन सबको बताता है कि ये तो मेरी वाइफ है। ये देखकर सब लोग हैरान होते हैं और कहते हैं कि हमें तो इस बात पर यकीन भी नहीं आ रहा है। अभी वो सब लोग बातें कर ही रहे होते हैं कि वहाँ से वैन की एक्स गर्लफ्रेंड लियान आ जाती है। लियान उसको कहती है कि तुम एक और औरत के साथ कैसे हो सकते हो। तो वैन कहता है जू को कि चलो तुम अपना एक्सप्लेनेशन दो उसको, तुम बताओ कि तुम असल में कौन हो। तो फिर जू खड़ी होती है और वो लियान को बताती है कि मैं वैन की वाइफ हूँ। ये सुनकर लियान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो वैन को कहती है कि तुम मेरे साथ इस तरह कैसे कर सकते हो, वो भी एक दूसरी औरत के लिए। तो वैन कहता है कि अब तुम्हें मेरे पास आने की कोई भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि अब मैं मैरिड हूँ और तुम मुझसे जितना दूर रह सकती हो उतना दूर रहो। ये देखकर लियान को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो जू के बारे में उल्टी सीधी बातें बोलने लग जाती है। और फिर हम लोग देखते हैं कि जू और लियान की फाइट स्टार्ट हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं। जब जू सोकर उठती है तो वो कह रही होती है कि पता नहीं वैन के साथ क्या मसला है, मुझे तो इसके बारे में समझ ही नहीं आती है। तभी वहाँ से वैन आ जाता है। वो कहता है कि क्या हुआ, तुम किसके बारे में बात कर रही हो। तो जू कहती है कि अरे नहीं कुछ नहीं, मैं बस जाती हूँ, तुम अपनी बात कंटिन्यू रखो। फिर वो वहाँ से चली जाती है और वैन जू के डैड से बात कर रहा होता है। डैड उस वैन को कहते हैं तुम जानते हो कि जू तुम्हें सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रही है। जब तक वो ये कंपनी नहीं ले लेती और उसकी लाइफ सेटल नहीं हो जाती तब तक वो तुम्हारे साथ है, उसके बाद वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी। वो किसी की भी सगी नहीं है, वो किसी के साथ भी जा सकती है, उसको सिर्फ अपना प्रॉफिट सबसे ज़्यादा अजीज़ है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं। तो वैन कहता है कि ठीक है, तो तब की तब देखी जाएगी, अभी मुझे उस पर पूरा यकीन है। तो डैड कहते हैं कि ठीक है, मैं भी देखता हूँ कि तुम्हारा यकीन कितने दिन तक जिंदा रहता है। फिर दूसरी तरफ हम लोग जू को देखते हैं जो कि ली की कार में आकर बैठती है और वो दोनों प्रोजेक्ट को डिस्कस कर रहे होते हैं। तो जू स्माइल करती है और कहती है कि देखना ये प्रोजेक्ट हम लोग ही जीतेंगे।
फिर वो दोनों ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और दूसरी तरफ हम लोग मीटिंग रूम का सीन देखते हैं जहाँ पर डैड और चाओ बैठे हुए होते हैं और वो दोनों प्रोजेक्ट के बारे में ही बात कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने इस प्रोजेक्ट को किस तरह कंटिन्यू रखना है। चाओ अपने आइडियाज शेयर कर रही होती है। तभी हम लोग देखते हैं कि वहाँ से जू और ली भी आ जाते हैं। ली को देखकर सारे शेयर होल्डर्स ये सोचने लगते हैं कि ये तो वही है ना जिसके साथ हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट करना था और ये तो पहले से ही जू फैमिली के साथ लगता है, इसकी तो रेपुटेशन भी बहुत ज्यादा है। तभी ली सबको अनाउंस कर देता है कि मैं जू के साथ प्रोजेक्ट के बारे में सारी बात कर चुका हूँ और जू और मैं जल्द ही ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करने वाले हैं। फिर जू कहती है कि चलो ली, बाकी बातें हम आगे चल के कर लेंगे। फिर वो दोनों उठकर वहाँ से चले जाते हैं और ये देखकर चाओ और डैड को बहुत गुस्सा आता है। चाओ कहती है कि डैड ये सब कुछ क्या हो रहा है, तो डैड कहते हैं कि मैं भी नहीं जानता। फिर चाओ फोन लगाती है लियान को और उसको कहती है कि मेरे पास जू के खिलाफ बहुत सारे एविडेंसेस हैं। उसका पहले भी एक बॉयफ्रेंड था जिसका नाम यू था और मेरे पास उन दोनों की बहुत सारी पिक्चर्स भी हैं और मैं वैन को उससे दूर भी करवाना चाहती हूँ। तो लियान कहती है कि इसमें मैं तुम्हारे साथ क्या हेल्प कर सकती हूँ। तो चाओ कहती है कि हम दोनों उन दोनों की डाइवोर्स करवा सकते हैं। इस तरह वो दोनों अलग हो जाएंगे, उनकी फाइट करवाते हैं ताकि वो दोनों एक दूसरे को कभी देखना भी ना चाहें। तो लियान भी स्माइल करती है और ओके कर देती है। और फिर दूसरी तरफ हम लोग जू और ली को देखते हैं। जू ली को कह रही होती है कि हम लोग चल के कॉफ़ी पिएं। तभी वहाँ पर एक वर्कर आ जाता है और वो जू से टकरा जाता है, उसके बॉक्सेस नीचे गिर जाते हैं और दूर से ये सब कुछ वैन भी देख रहा होता है। तभी जू उस वर्कर के सारे बॉक्सेस सेट करती है तो वैन अपनी कार से निकलकर उसके पास आता है और उसको खींचकर अपने साथ कार में बिठा देता है। तभी वैन को उसके पेरेंट्स की कॉल आती है कि हम लोगों ने एक पार्टी रखी है, क्या तुम उसमें आ जाओगे। तो जू सोच रही होती है कि वैन फैमिली तो वैसे भी एक दूसरे से बहुत नफरत करती है और मेरा वहाँ जाना यानी कि डेंजर को आवाज़ देना, इसलिए मैं वहाँ पर नहीं जाऊँगी। फिर वो वैन को बोलती है कि क्या तुम्हारे पेरेंट्स से तुम्हें मिलना ज़रूरी है, क्या ऐसा हो सकता है कि तुम अपने पेरेंट्स से ना मिलो। तो वैन कहता है इसका मतलब है कि तुम डर रही हो। तो जू कहती है कि डरना बनता है। तो वैन कहता है कि फिक्र मत करो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर लूँगा। और फिर वो असिस्टेंट को कहता है कि चलो कार आगे लेकर चलो और फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग वैन को देखते हैं जो कि जू को अपने ग्रैंडपा की पार्टी पर लेकर आया हुआ होता है। जू जाकर ग्रैंडपा से मिलती है तो ग्रैंडपा कहते हैं कि तुम प्रीवियस वाली से ज्यादा प्यारी हो और तुम हो भी जू फैमिली की, लेकिन प्लीज तुम इतना ज्यादा अटैच हमारे साथ मत होना। फिर वैन भी अपने ग्रैंडपा से मिलता है और उसके बाद वैन और जू वहाँ से चले जाते हैं। फिर वैन जू को कहता है कि मैंने कुछ और गेस्ट्स से भी मिलना है तो मैं उनसे मिल लेता हूँ, तुम तब तक इस हॉल को देख सकती हो। तो फिर जू ओके कर देती है और हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि जू टेरेस पर खड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पर लियान आ जाती है और वो जू को कहती है कि तुम्हें पता है वैन 8 साल से मेरे साथ है और हमारे दरमियान कुछ मिसकंसेप्शंस हो गई थी, इस वजह से वो मुझसे दूर चला गया है, लेकिन उसने मुझसे कहा था कि जिस तरह सब कुछ ठीक हो जाएगा हम लोग फिर से एक हो जाएंगे। और देखो अब उसने एक और लड़की ढूंढ ली है, तो तुम ये बिल्कुल भी मत भूलो, हो सकता है कि वैन तुम्हें धोखा दे रहा हो। तो जू कहती है कि वैन ऐसा कभी भी नहीं करेगा और अब तुम उसके ख्वाब देखना बिल्कुल छोड़ दो। फिर तभी वहाँ पर वैन आ जाता है और वो जू को अपने क्लोज कर लेता है और लियान से कहता है कि हमारे दरमियान जो कुछ भी था वो सिर्फ एक पास था, अब वो सब कुछ गुजर चुका है, इसीलिए अब तुम हमारे दरमियान आना छोड़ दो। तो लियान गुस्से में वहाँ से चली जाती है। फिर जू और वैन भी वहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर वैन की सिस्टर आ जाती है और जू ये देखकर हैरान होती है कि वैन की सिस्टर का हस्बैंड कोई और नहीं बल्कि यू ही होता है। जू कहती है कि इतने ज्यादा कोइंसिडेंस वो भी एक दिन कैसे हो सकते हैं। मुझे पता था कि वो किसी फेमस फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि वो इस तरह मेरे सामने आएगा। फिर वैन की सिस्टर जू को कहती है कि तुम तो बहुत ही ज्यादा प्यारी हो, ग्रैंडपा ने मुझे बताया था, लेकिन अब मुझे पता चल रहा है कि जितना उन्होंने बताया था तुम मुझसे भी ज्यादा प्यारी हो। फिर जू वैन को कहती है अब हमें चलना चाहिए, मुझे थोड़ा स्टमक अटैक हो रही है। तो वैन जू को वहाँ से लेकर चला जाता है। फिर वो दोनों हॉल के अंदर आ जाते हैं। तो जू कहती है कि ये कब तक चलेगी पार्टी, हम लोग घर कब तक जाएंगे। तो वैन कहता है कि जब तुम कहो हम लोग घर चले जाएंगे।
फिर तभी वहाँ पर वैन की बहन और उसका हस्बैंड भी आ जाते हैं। वैन की बहन कहती है कि वैन, मुझे तुमसे अकेले में कोई बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चलोगे? तो वैन अपनी बहन के साथ वहाँ से चला जाता है और यू और जू वहाँ पर बस जाते हैं। यू कहता है कि मैंने तुम्हें इतने टाइम बाद देखा है, तुम कहाँ चली गई थी? तो जू कहती है कि मैं अपने पास्ट के बारे में कोई भी बात नहीं करना चाहती हूँ, वो सिर्फ एक पास्ट था जो गुजर चुका है। फिर वो वहाँ से जाने लगती है, लेकिन यू उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि अभी मैंने तुमसे बहुत कुछ क्लियर करना है, रुक जाओ। फिर जू उससे अपना हाथ छुड़वाती है और वैन ये सब कुछ देख लेता है। वो उसके पास आता है और कहता है कि जू, क्या हुआ, सब ठीक है? तो जू कहती है कि हाँ, सब कुछ ठीक है। देन यू वहाँ से जब जाता है तो वैन यू को देखकर जू को देखता है और कहता है वो हमारी फैमिली का ब्रदर इन लॉ है, कोशिश करना कि उसके क्लोज भी मत जाना। तो जू कहती है कि मेरी ऐसी कोई इंटेंशंस भी नहीं है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जू को देखते हैं जो कि अपनी फ्रेंड फैन फैन के साथ एक कॉफी शॉप में बैठी हुई होती है। जू काफी टेंशन में लग रही होती है तो फैन फैन कहती है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारे सामने ऐसे ही आ जाएगा। हाँ, मैं ये जानती थी कि वो ब्रदर इन लॉ है वैन फैमिली का, लेकिन वो काफी टाइम से बाहर रहा है तो मुझे लगा कि वो इस पार्टी में भी नहीं आएगा, लेकिन वो इस तरह तुम्हारे सामने आ गया। अब तुम इस सब के बारे में क्या करोगी? तो जू कहती है कि अभी मैंने इस सब के बारे में नहीं सोचा है, फिलहाल मेरे पास और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिनको मुझे सॉल्व करना है। फिर जू को यू की कॉल आ जाती है और यू उसको कहता है कि मैंने तुमसे कुछ बातें क्लियर करनी है, तो मुझे कहाँ मिल सकती हो? तो जू कहती है कि इस वक्त मैं कॉफी शॉप में बैठी हुई हूँ, मैं तुम्हें एड्रेस सेंड कर रही हूँ, तुम पहुँच जाना। फिर यू ओके करके कॉल कट कर देता है। तो वो फैन फैन कहती है कि तुम्हारी लाइफ तो मुश्किल होती जा रही है, तुम्हें इस सब को अच्छे तरीके से हैंडल करना पड़ेगा, वरना वैन वैन भी तुमसे दूर हो जाएगा। तो जू कहती है कि हाँ, मैं कोशिश करूंगी। फिर फैन फैन कहती है कि अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ, तुम मुझसे बात जरूर कर लेना। फिर वो वहाँ से चली जाती है और हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद वहाँ पर यू आकर बैठ जाता है। तो जू यू को कहती है कि कहो क्या कहना है तुमने, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें एक बात कह दूं, हमारे पास्ट के बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चलना चाहिए, वैन को भी नहीं, उसको ये भी पता नहीं चलना चाहिए कि क्या क्या हो चुका है। तो यू कहता है कि इसका मतलब है कि तुम डर रही हो। तो जू कहती है कि मैं डर नहीं रही हूँ, मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि हम दोनों वैन फैमिली में रह सकें, क्योंकि अगर सब कुछ सबके सामने आ गया तो ना तुम उसके साथ रह सकोगे और ना मैं वैन के साथ, और मैं वैन के साथ फिलहाल बहुत खुश हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने की भी कोई जरूरत नहीं है। और अब मैं उम्मीद करती हूँ कि हम दोबारा कभी भी नहीं मिलेंगे और ना ही तुम आइंदा मुझे इसी नाम से पुकारोगे। मुझे आइंदा तुम मेरे पूरे नाम से पुकारना और इस तरह बिहेव करना जैसे तुम मुझे जानते तक नहीं हो, ये हम दोनों के लिए ही बेहतर है। तो यू कहता है कि बिल्कुल, मैं सब कुछ सही तरह से समझ चुका हूँ और मुझे समझ में आ गया है कि मैंने क्या करना है। तो जू कहती है ठीक है, अब मैं चलती हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। तो यू उसको जाता हुआ देख रहा होता है और कहता है कि जू, तुम तो पहले से भी ज्यादा अच्छी हो गई हो। अगर हमारे साथ वो वाला इंसिडेंट ना हुआ होता और अगर हम दोनों 8 साल पहले अलग ना हुए होते तो तुम आज मेरी होती, मेरी वाइफ, लेकिन मैं इतनी आसानी से तुम्हें नहीं छोड़ सकता हूँ। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग वैन को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ बैठा हुआ होता है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वैन को कहता है कि ये मुझे नीचे एक पार्सल मिला था, तो इसलिए मुझे पता चला कि इस पर आपका नाम लिखा है, तो मैं इसको आपके पास ले आया हूँ। जब वैन उस पार्सल को खोलता है तो उसके अंदर बहुत सारी पिक्चर्स होती हैं जिसमें जू और यू दोनों साथ होते हैं। तो उसका फ्रेंड भी ये पिक्चर्स देख लेता है और कहता है कि ये तो तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है ना, ये इसके साथ क्या कर रहा है? ये सारी पिक्चर्स देखकर असिस्टेंट को वो कहता है जाओ और जाकर ये पता करवाओ कि पिक्चर्स कहाँ से आई हैं। जब असिस्टेंट वहाँ से चला जाता है तो वैन कुछ सोचने लग जाता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें नाइट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर घर के बाहर वैन जू का वेट कर रहा होता है। जू जब वहाँ पर आती है तो वैन कहता है कि तुम आज कहाँ थी सारा दिन? तो जू कहती है कि मैं तो ऑफिस में थी, मेरा काम था। फिर वो दोनों अंदर चले जाते हैं। जू फिर वैन को कहती है कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, मैं आज शाम में किसी से मिलने के लिए गई थी। तो वैन कहता है कि वो तुम्हारा क्या था, एक्स या फिर तुम्हारा फर्स्ट लव? तो जू कहती है कि ये सब कुछ पास्ट की बातें हैं, क्या तुम जानना चाहते हो कि 8 साल पहले क्या हुआ था? तो वैन कहता है कि हाँ, मुझे जरूर बताओ। तो जू कहती है कि 8 साल पहले मेरी बहन और मेरी फैमिली ने ही मुझे ड्रग दी थी और मुझे एक अननोन पर्सन के साथ लिटाया था। मुझे नहीं पता कि वो कौन था, मैं उस वक्त नशे में थी और मुझे कुछ भी याद नहीं रहा। 8 साल पहले ये वाला इंसिडेंट मेरे साथ हुआ था और फिर उसके बाद उस आदमी से दोबारा मैं कभी भी नहीं मिली हूँ। पता नहीं वो क्या कर रहा है और वो कैसा है, और अब तो यू भी इस तरह मेरे सामने आ चुका है। तो वैन कहता है तुम्हें किसी भी बात की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं हर मोड़ पर तुम्हारा साथ दूंगा। तो जू कहती है कि कुछ लड़ाइयाँ हमें अकेली लड़नी पड़ती हैं, उसके लिए हमें किसी और की जरूरत नहीं होती, और ये लड़ाई भी मुझे अकेले ही लड़नी है। थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।
फिर वो वहाँ से चली जाती है। जब वो वहाँ से जाती है तो वैन असिस्टेंट को कॉल करता है और कहता है कि पता लगाओ 8 साल पहले मैं जिस लड़की के साथ 1 नाइट स्पेंड कर चुका हूँ वो कौन थी। तो असिस्टेंट कहता है कि अब उस बात के तो 8 साल गुजर चुके हैं, आप क्यों गड़े मुर्दे उखाड़ना चाहते हैं। तो वैन कहता है कि मुझे शक होता है कि वो जू ही थी, तो तुम इस बारे में ज़रूर पता लगाना। फिर वो कॉल कट कर देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग मॉर्निंग का सीन देखते हैं जब वैन ब्रेकफास्ट कर रहा होता है और जाओ भी कर रही होती है। फिर वैन जू से कहता है कि तुम्हारी रात कैसी गुजरी थी। तो जू कहती है कि बहुत अच्छी, और फिर वो वहाँ से चली जाती है। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आता है और असिस्टेंट वैन को बताता है कि 8 साल पहले आप जिस लड़की के साथ 1 नाइट स्पेंड कर चुके हैं वो सच में जू ही थी। यह सुनकर वैन हैरान हो जाता है और कहता है कि ये सब कुछ अब कोइंसिडेंस नहीं लगता है मुझे। जिस लड़की से अभी मेरी शादी हुई है 8 साल पहले भी मैं उसके साथ 1 नाइट स्पेंड कर चुका हूँ। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। तुम जाओ और जाकर पता लगाओ कि इस मैटर को किसने प्लान किया था। मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। फिर असिस्टेंट ओके बोल देता है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जू को देखते हैं जो कि ली के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठी हुई होती है और वो दोनों आने वाले प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर चाव आ जाती है और वो जू को कहती है कि तुम्हारी तो ये पहले से ही आदत है कि तुम पता नहीं कितने आदमियों के साथ इन्वॉल्व हो। और वो जू के बारे में और भी बहुत सी बुरी बातें बोलती है। तो जू खड़ी होती है और सारा खाना और कॉकटेल भी उसके ऊपर गिरा देती है। तभी वहाँ पर मॉम आ जाती है और कहती है कि तुम्हें क्या अपनी सिस्टर पर थोड़ा सा भी रहम नहीं आता। वो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हें अगर कुछ बोल देती है तो तुम चुप करके सुन भी सकती हो। फिर मॉम आगे बढ़ने लगती हैं लेकिन वो भी स्लिप होकर गिर जाती हैं। तो फिर जू कहती है कि आपको तो मैंने कुछ भी नहीं कहा, आप तो खुद से गिरी हैं। तभी वहाँ पर डैड आ जाते हैं और कहते हैं जू मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि तुम इस तरह मत किया करो। फिर वो भी जू को थप्पड़ मारने लगते हैं लेकिन तभी वैन उनका हाथ रोक देता है और कहता है कि मेरी वाइफ को बुली करने की आप में से किसी की भी हिम्मत नहीं होनी चाहिए। फिर वो जू के पास आकर खड़ा हो जाता है और चाओ कहती है कि तुम देख रहे हो ना, ये सब कुछ मेरे साथ जू नहीं किया है। जू ने मुझे बुली किया है, ह्यूमिलिएट किया है, मेरी मॉम भी गिर गई है, ये सब कुछ सिर्फ जू ने किया है। तो वैन कहता है कि तुम लोगों ने ही जू को तंग किया था, तो उसने इस तरह तो करना ही था ना। लेकिन अब ये सेकंड लार्जेस्ट शेयर होल्डर है हैंगटोंग की। तो जू क्यों ना तुम चाओ को फायर कर दो, क्या तुम ऐसा करोगी। तो जू कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं इसको फायर करती हूँ। ये सुनकर चाओ को बहुत गुस्सा आता है और वो अपनी मॉम के साथ वहाँ से चली जाती है और ये देखकर जू भी स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग वैन और जू को देखते हैं। वो दोनों ऑक्शन अटेंड करने के लिए आए हुए होते हैं। तभी वहाँ का ऑनर कहता है कि जू और वैन आप दोनों एक साथ। वैन ये लड़की आपकी कौन लगती है। तो वैन कहता है कि ये मेरी वाइफ है। ये सुनकर ऑनर स्माइल करता है और उनको कहता है कि ठीक है आप लोग अंदर आ जाएं। फिर वो दोनों अंदर आकर बैठ जाते हैं और हम देखते हैं कि पीछे वाली चेयर पर ही लियान भी बैठी हुई होती है। फिर इवेंट को स्टार्ट किया जाता है और सबसे पहले ही जू की मॉम की रूबी रिंग लाई जाती है। जू वो रिंग देखकर कहती है कि ये तो मेरी मॉम की सबसे ज्यादा फेवरेट रिंग थी। तो वैन कहता है ठीक है अब इस रिंग पर तुम बोली लगाओगी। तो सबसे पहले ही लियान बोली लगाती है। तो वैन और जू पीछे मुड़कर उसको देखते हैं और जू कहती है कि ये यहाँ पर क्या कर रही है। तो वैन कहता है कि तुम उसको छोड़ो, तुम अपनी बोली लगाओ। तो जब जू बोली लगाती है तो फिर लियान उसको बढ़ाती जा रही थी। तो जू कहती है कि मुझे लगता है कि मैं अपनी मॉम की रिंग को खो दूंगी और तभी वैन 100 मिलियन की बोली लगाता है। तो जू कहती है कि ये पैसे तो बहुत ज्यादा हैं, तुम इतने ज्यादा पैसे क्यों खर्च करना चाहते हो। तो वैन कहता है कि तुमने अभी कहा था कि ये तुम्हारी मॉम की फेवरेट रिंग है और मैं तुम्हें नाराज नहीं कर सकता हूँ। फिर वैन वो रिंग जीत जाता है। जब गार्ड बुलाकर वो रिंग वैन को देते हैं तो वैन नील डाउन होकर बैठ जाता है और वो रिंग जू को पहनाता है। जू वो रिंग देखती है तो वो इमोशनल हो जाती है और वो वैन को हग कर लेती है और उसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। और ये देखकर लियान को बहुत गुस्सा आता है कि वो उन दोनों को कुछ भी करके अलग नहीं कर पा रही है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जू और वैन को देखते हैं। वो दोनों एक रेस्टोरेंट में आकर बैठते हैं। तभी वहाँ पर यू भी आ जाता है। तो वैन उसको कहता है कि आओ ना तुम भी हमें एंजॉय करो, हमारे साथ तुम भी टाइम स्पेंड कर लो। तो यू भी उनके साथ आकर बैठ जाता है। फिर उसके बाद वैन ऑर्डर करता है। जब खाना आता है तो सबसे पहले जू खाना स्टार्ट कर देती है। तभी वैन उसको कहता है कि जू तुम्हें अपनी डाइट का ख्याल रखना चाहिए, तुम तो वैसे भी प्रेग्नेंट हो ना। ये सुनकर यू शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि क्या, और जू को भी कफिंग स्टार्ट हो जाती है कि वैन ये क्या बोल रहा है। फिर वैन उसको पानी देता है और कहता है कि तुम्हें इस तरह के खाने नहीं ट्राई करने चाहिए और तुमने हमारे बच्चे के बारे में क्या सोचा है।
तो जू अपने आप को बैलेंस करती है और कहती है कि अभी मैंने बहुत कुछ सोचना है और अभी तो हमने बहुत सी शॉपिंग भी करनी है ना, तो मेरे पास इतना टाइम तो नहीं है, फिर हम लोग चलें यहाँ से। फिर यू कहता है कि क्या तुम दोनों कंसीव कर रहे हो, लेकिन इतना अचानक कैसे? तो वैन कहता है बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा ठीक है, अब हम लोग चलते हैं क्योंकि हमने और भी बहुत कुछ डिसाइड करना है। देन वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और यू ये सोच रहा होता है कि ये सब कुछ इतना अचानक कैसे हो सकता है। तभी वहाँ पर लियान आ जाती है और कहती है मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ उन दोनों को अलग करवाने में, मुझे वैसे भी वैन चाहिए और तुम्हें जू, तो हम मिलकर उन दोनों के दरमियान डाइवोर्स करवा सकते हैं। तो यू कहता है कि तुम्हें ही चाहिए होगा वैन, मुझे नहीं चाहिए जू, और तुम अपने मैटर को खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, मेरे पीछे तुम्हें भागने की कोई जरूरत नहीं है और ना ही मुझे तुम्हारे पास से कोई फर्क पड़ता है। तुमने वैन के साथ जो कुछ भी करना है तुम वो कर सकती हो और प्लीज इस सब में मुझे मत घसीटना। ये सुनकर लियान को बहुत गुस्सा आता है। फिर यू खड़ा हो जाता है और कहता है कि मेरे और भी बहुत से काम है, अब मैं चलता हूँ। फिर वो जाने लगता है, लेकिन लियान पीछे से कहती है मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी क्योंकि मुझे पता है कि तुम जू के साथ लॉयल हो। फिर यू वहाँ से चला जाता है और लियान एक स्माइल करती है, एक वियर्ड स्माइल। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जू को देखते हैं जो कि एक पार्टी में जाने के लिए तैयार हो रही होती है। तभी वहाँ पर फैन भी आ जाती है और वो जू को कहती है कि तुमने तो कहा था कि ये मैरिज सिर्फ एक डीलिंग के लिए हुई है, लेकिन अब मुझे लगता है कि वो सच में तुम्हारे लिए सीरियस है और वैन मुझे लगता है कि अब तुमसे जरूर वेडिंग करेगा और वो ये सब कुछ जल्दी अनाउंस भी कर देगा। तो जू कहती है कि बिल्कुल ये शादी एक डीलिंग ही थी, लेकिन अब मुझे वैन सीरियस लग रहा है। तो फैन कहती है कि क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत अच्छी बात है, वो तुम्हारे बारे में सीरियस है। तो जू कहती है कि क्या तुम मुझसे मजाक कर रही हो, मैंने अभी तक उसके बारे में ऐसा सोचा भी नहीं है, मैंने तो सिर्फ यही सोचा है कि मुझे अपनी कंपनी वापस लेनी है और जू फैमिली के पास वापस जाना है और उनसे अपने हर किए का बदला लेना है। तो फैन कहती है लेकिन वो अच्छा तो है ना। तो जू कहती है कि वो अच्छा किधर है, वो बहुत बुरा है, आओ मैं तुम्हें उसके बारे में कुछ बातें बताती हूँ। फिर वो उसके कान में कुछ बोलने लगती है, लेकिन तभी वहाँ से वैन आ जाता है और वो कहता है कि मेरे बारे में कौन सी बुराइयां हो रही हैं, मैं भी सुनना चाहता हूँ, मुझे भी बताओ। फिर फैन कहती है नहीं मैं तो बाहर जा रही हूँ, तुम दोनों बात कर सकते हो। फिर वो बाहर चली जाती है। तो वैन जू को एक रिंग गिफ्ट करता है। तो जू कहती है कि ये सब कुछ किस लिए? तो वैन कहता है ये सिर्फ तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। उसके बाद वो दोनों वहाँ से बाहर चले जाते हैं। फिर दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि ग्रैंडपा पार्टी को अरेंज कर रहे होते हैं। जब वहाँ पर वैन आता है तो वो वैन और जू को वहाँ पर बुला लेते हैं। जब वो दोनों वहाँ आते हैं तो वो अनाउंस कर देते हैं कि वैन मेरा ग्रैंडसन है और ये जो लड़की इसके साथ है ये वैन की वाइफ है। उन दोनों को एक साथ देखकर सब लोग बहुत खुश होते हैं और क्लैपिंग करते हैं। और दूसरी तरफ हम लोग चाओ को देखते हैं जो कि जालिस हो रही होती है। वो कहती है जाओ तुम जिस जगह पर अभी खड़ी हुई हो ये जगह असल में मेरी थी, लेकिन तुम्हारी वजह से सब कुछ खराब हो चुका है। लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि तुम इतनी आराम से इसके साथ रह सकोगी? ऐसा कभी भी नहीं होगा। फिर वैन जू को ड्रिंक देता है। तभी वहाँ पर फैन भी आ जाती है और वो जू को कहती है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? तो जू फैन के साथ वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि वो दोनों बैठकर कुछ बातें कर रही होती हैं। तभी वो दोनों आवाज सुनती हैं चाओ और उसकी मॉम की। तो वो दोनों उठकर जाती हैं और जू अपने मोबाइल से उन दोनों की वीडियो बनाने लग जाती हैं। चाओ कह रही होती है कि मॉम ये सब कुछ मुझसे बिल्कुल ही बर्दाश्त नहीं हो रहा है, आप कुछ करें लेकिन उसको लड़की को वैन से दूर करें। तो मॉम कहती है कि तुमने जो 8 साल पहले उसको ड्रग दिया था और उसकी पिक्चर्स बनाई थी वो कब काम आएंगी? अब ये टाइम ही तो है उनको यूज करने का, तुम एक काम करो तुम उनको यूज करो। इस तरह वैन खुद ही जू से दूर हो जाएगा जब वो उसको इस तरह किसी और लड़के के साथ देखेगा और फिर देखना वो तुम्हारे पास ही आएगा क्योंकि वो कहीं और तो जा ही नहीं सकता। ये देखकर चाओ खुश हो जाती है और फिर मॉम और डॉटर वहाँ से चली जाती हैं। तो वो दोनों भी वापस उसी जगह पर आकर बैठ जाती हैं और कहती हैं ये दोनों तो बहुत ही ज्यादा बुरी हैं। फिर फैन कहती है कि क्या तुम्हारे डैड तुम्हारा साथ नहीं देते? तुम तो उनकी बायोलॉजिकल डॉटर हो ना, तो उनको तो तुम्हारा साथ देना चाहिए। तो जू कहती है कि वो मुझे अपनी डॉटर तो मानते ही नहीं हैं, बल्कि वो मेरे साथ इस तरह बिहेव करते हैं जैसे मैं उनकी सौतेली औलाद हूँ। लेकिन तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो उन फोटोज की, उनको मैं संभाल लूंगी और अब तो ये वीडियो के तौर पर एक एविडेंस भी है ना हमारे पास, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर फैन भी स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जू और वैन को देखते हैं। वैन जू को बता रहा होता है कि मैं जल्द ही तुमसे वेडिंग करूंगा और मैंने वेडिंग ड्रेस भी ऑर्डर कर दिया है। ये सुनकर जू हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या शादी, वो भी इतनी जल्दी? और तुमने साथ ही वेडिंग ड्रेस भी कंफर्म कर लिया? ये सब कुछ तुमने क्यों किया और तुमने मुझसे डिस्कस भी नहीं किया इस बारे में कुछ?
तो वैन कहता है कि ये सब कुछ एक नॉर्मल सी बात है जो मैंने खुद कर ली थी और मैं तुम्हें डिस्ट्रैक्ट नहीं करना चाहता था। तुम मेरी बात को भी तो समझो ना, और मेरे पास तुम्हारे लिए एक और गिफ्ट भी है। तो जू अपना हाथ ऊपर करती है और कहती है कि रिंग तुम मुझे पहले ही दे चुके हो। तो वैन कहता है नहीं, रिंग के अलावा एक और गिफ्ट है मेरे पास। मैंने सोचा कि क्यों ना तुम्हारा विला जो तुम्हारी मॉम के नाम पर है तो वो तुम्हारा ही होना चाहिए ना, तो वो तुम्हारी प्रॉपर्टी है, इसीलिए मैंने एक लॉयर को हायर किया है और वो तुम्हारा विला तुम्हें वापस दिला कर ही छोड़ेगा। ये सुनकर जू बहुत एक्साइटेड हो जाती है और कहती है कि क्या मेरी मॉम की चीजें मेरे पास वापस आ सकती हैं? तो वैन स्माइल करता है और हाँ बोलता है। तो जू कहती है कि उसके बाद मैं उन सबको उस विला से बाहर निकाल दूंगी और वहाँ पर सिर्फ मैं ही रहा करूंगी। क्या ऐसा जल्दी हो जाएगा? तो वैन कहता है कि बिल्कुल, ऐसा बहुत जल्दी होगा, तुम देखना। और फिर जू वैन को हग कर लेती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस में बैठी हुई होती है। तभी वहाँ पर डैड आते हैं और गुस्से से फाइल उसके सामने रखते हैं। कहते हैं कि ये तुमने क्या किया है? तुम अपने विला को वापस खरीदना चाहती हो और हमें उससे बाहर निकालना चाहती हो। तुम हमें सुकून से क्यों नहीं रहने दे रही हो? तो जू कहती है कि मैं सिर्फ अपनी मॉम की सारी चीजें वापस लेना चाहती हूँ। जैसे मैंने आपको पहले ही कह दिया था कि जितनी भी चीजें मेरी मॉम की हैं वो मैं वापस ले लूंगी। आपके पास सिर्फ 3 दिन है और आप लोग इसीलिए जितना जल्द हो सके शिफ्टिंग कर लें, वरना 3 दिन के बाद आप लोगों को मैं धक्के मार के बाहर निकालूंगी। फिर वो अपने डैड को एक थप्पड़ मारती है और कहती है अब आप यहाँ से जा सकते हैं। आपने मेरी मॉम को मारा और मुझे अब्रॉड भेज दिया। आपको पता है कि मैंने वहाँ पर कितनी टफ लाइफ गुजारी है, लेकिन अब जितनी भी चीजें हो चुकी हैं मैं उस सब का बदला लेकर रहूंगी। फिर डैड बाहर आ जाते हैं और चाओ उनको देखकर हैरान होती है। वो कहती है कि आपका फेस रेड क्यों हो रहा है? फिर वो डैड को सोफे पर बिठाती है और कहती है कोई बात नहीं डैड, इस चीज का बदला भी हम लोग ले सकते हैं। तो डैड कहते हैं कि वो कैसे? चाओ कहती है बहुत ही जल्द जू और वैन की शादी होने वाली है और हम शादी वाले दिन ही वो फोटोज लीक कर देंगे, जिसके बाद उन दोनों के दरमियान मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी और इस तरह उनकी डाइवोर्स भी हो जाएगी। फिर सब कुछ वापस से हमारा हो सकता है। ये सुनकर वो तीनों स्माइल करते हैं। और फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जू को देखते हैं जो कि अपने ऑफिस से बाहर निकलती है। तो वैन बाहर ही खड़ा होता है। वो जाकर उसको हग करती है और वो दोनों बातें कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लियान आ जाती है और वो वैन को कहती है कि तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? वैन कहता है कि तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो पास था और मैं इससे अब शादी करने वाला हूँ। बहुत ही जल्द हमारी वेडिंग होने वाली है। और जू भी स्माइल करती है और कहती है मैं भी वैन को पसंद करती हूँ। ये सुनकर लियान को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जू को देखते हैं जो कि वेडिंग ड्रेस पहनकर बहुत ही खूबसूरत लग रही होती है और फैन उसको देखकर रो रही होती है। और फिर वो उसको कहती है कि जू तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो। तो जू कहती है कि तुम क्यों रो रही हो? पागल हो गई हो क्या? तो फैन कहती है क्योंकि तुम बहुत प्यारी लग रही हो एंड आई विश कि तुम दोनों हमेशा खुश रहो। चलो अब लेट हो रहे हैं हम लोग। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हम लोग जू को देखते हैं जो कि स्टेयर से नीचे आती है और वैन उसको अपने साथ लेकर स्टेज तक आता है। वहाँ पर एक ओल्ड मैन उन दोनों के थॉट्स के बारे में पूछते हैं और उनकी रजामंदी लेते हैं। और फिर वो ओल्ड मैन कहते हैं कि अब ऑफिशियली आप दोनों की वेडिंग भी हो चुकी है और अब आप दोनों एक दूसरे को किस कर सकते हैं। फिर वैन जू को किस करने लगता है कि तभी वहाँ पर चाओ कहती है कि मुझे इस मैरिज पर एतराज है। फिर वहाँ पर मॉम डैड भी आ जाते हैं और चाओ वो सारी फोटोज हवा में उछालती है और सारे लोग फिर जू के बारे में बातें करने लग जाते हैं। चाओ सबको बताती है कि 8 साल पहले भी इस लड़की ने किसी के साथ 1 नाइट स्टैंड किया था और अब ये एक मासूम लड़के से शादी कर रही है। चाओ और कहती है कि पहले वैन से मेरी शादी होने वाली थी लेकिन जू ने उसको अपने जाल में फंसा लिया है और अब वो दोनों शादी कर रहे हैं। जू ये सारी पिक्चर्स देखकर हैरान होती है। तो चाओ वैन को कहती है कि क्या तुम क्यूरियस नहीं हो कि इस वेडिंग से पहले वो कौन सा लड़का था जो कि जू के साथ 1 नाइट स्टैंड कर चुका है? तो वैन कहता है कि मैं भी ये जानने के लिए क्यूरियस हूँ। फिर वो सबको बताता है कि वो मैं ही था जो कि जू के साथ 8 साल पहले भी 1 नाइट स्टैंड कर चुका था। ये सुनकर चाओ, मॉम डैड और बाकी सब लोग भी हैरान हो जाते हैं। फिर जू सबको अनाउंस करती है कि हम दोनों 8 साल पहले भी एक दफा मिल चुके हैं और अब ये हमारा दूसरी बार है, लेकिन मुझे ड्रग्स दी गई थी और इसको भी ड्रग्स दी गई थी। हम दोनों विक्टिम हैं, लेकिन वो इंसान जेल जरूर जाएगा जिसने हमारे साथ ये किया है। फिर गार्ड्स वहाँ पर आते हैं और चाओ और मॉम डैड को पकड़कर साइड पर ले जाते हैं।
फिर वैन और जू दोनों किस कर देते हैं और कुछ टाइम बाद वैन डैड के पास आता है और कहता है कि आपने जो भी कहा था वो सब कुछ झूठ कहा था। डैड कहते हैं कि उस लड़के की शक्ल साफ नहीं है जो कि इस इमेज के अंदर है, तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि वो तुम ही थे। फिर वैन सबको बताता है कि 8 साल पहले मुझे मेरी फैमिली ने ड्रग्स दी थी और एक्सीडेंटली वहाँ पर मैं जू से मिल गया था और इस तरह हम दोनों ने वन नाइट स्टैंड किया था। फिर चाओ जू को बुरा भला बोलने लग जाती है तो जू आगे बढ़ती है और चाओ को थप्पड़ मार देती है। देन सीन शिफ्ट होता है जब जू मीटिंग रूम में होती है और वो सबको बता रही होती है कि हमारा जो प्रोजेक्ट था वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो चुका है और आप सब लोगों की सैलरी भी बढ़ा दी जाएगी, आप सब लोगों को बोनस दिया जाएगा। ये सुनकर सब लोग खुश हो जाते हैं और क्लैपिंग करते हैं। फिर जू उन सब लोगों को वहाँ से बाहर भेज देती है तो वैन उसके पास आता है और उसको हग कर लेता है। वो कहता है कि तुमने अपने काम पर बहुत ही ज्यादा अटेंशन दी है और ये सब तुम्हारे हार्डवर्क का नतीजा है, अब देखना अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो जू कहती है कि लियान का क्या हुआ है, वो तो मुझे दोबारा नजर ही नहीं आई। तो वैन कहता है कि वो शायद अब्रॉड जा चुकी है और शायद मुझे भी काम के लिए अब्रॉड जाना पड़े, इसलिए मैं लास्ट टाइम तुमसे मिलने के लिए आया हूँ ताकि हम लोग लास्ट टाइम अच्छे से स्पेंड कर सकें। तो जू कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल भी जालिस नहीं हो रही हूँ। फिर वैन कहता है कि चलो घर पर चलकर बात करते हैं ना। तो जू कहती है कि वेट, अभी हम लोग मीटिंग रूम में हैं और मुझे तुम्हें एक बात भी बतानी है। तो वैन कहता है कि बोलो तुम्हें क्या कहना है। तो जू स्माइल करती है और कहती है कि तुमने जो इतने टाइम के अंदर मेरा इतना ज्यादा साथ दिया, मुझे कभी भी गलत नहीं समझा, उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत थैंक्स। और एट लास्ट मैं तुम्हें ये बात बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ। ये सुनकर वैन स्माइल करता है और वो जू को अपनी गोद में उठा लेता है और कहता है कि चलो बाकी बातें हम लोग घर चल के करेंगे। और इसी सीन पर हमारे इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है।